नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व के भूगोल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ब्रह्मांड का सामान्य परिचय। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु एवं उल्कापिंड और इन सभी से संबंधित वे प्रश्न जो अब तक हाल ही की परीक्षाएं जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम्स जैसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की मूल अवधारणा से। पहला प्रश्न यहाँ पे ब्रह्मांड की मूल अवधारणा से क्या है कि महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। किससे संबंधित है बिग बैंग थ्योरी? तो ये आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इसी तरीके से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ पे उन सभी प्रश्नों का समावेश हमने किया है जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, क्या कहा जाता है उसको? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे उसे बोलते हैं। इसको और भी नाम है, मंदाकिनी इसको बोलते हैं, आकाश गंगा भी इसको बोलते हैं। तो वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसको मंदाकिनी, आकाशगंगा या मिल्की वे, जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। पूछा जाता है कि मिल्की वे जो है वो वर्गीकृत की गई है तो क्या आकृति है? तो याद रखेंगे, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सांप के जैसी इसकी आकृति है, इसलिए इसका नाम सर्पिलाकार गैलेक्सी जो है रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें, ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक जो है आपका केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाता है, मतलब सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आप जितनी भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, या आने वाले जो भी रेलवे ग्रुप डी वगैरह के जितने भी एग्जाम है, टीचिंग एग्जाम्स, उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पे जब आप इसको अच्छे से दोस्तों हमारे साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी प्रश्न चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सभी से प्रश्न लिए हैं, सूर्य, पृथ्वी, बुध, शुक्र, तो एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाश गंगा, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है? लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो समय लगता है वो 22.5 से लेकर 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, बात करें तारे का विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है गैस मेघ, इसके पश्चात भ्रूण तारा। ठीक है, पहले गैस मेघ होता है, गैस क्लाउड, और इसके पश्चात भ्रूण तारा या प्रोटो स्टार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तारे का विकास क्रम इस तरीके से होता है। आगे बात करें, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार बना है, बहुत छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार बना है, जो तारे का रंग होता है वो किसका सूचक होता है? तो ये उसके टेम्परेचर का, कि उसका टेम्परेचर कितना है उस तारे का, ये जो कलर है तारे का ये प्रदर्शित करता है टेम्परेचर। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, और ये एक वैज्ञानिक हुए हैं चंद्रशेखर, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कृष्ण विवर। ठीक है, कृष्ण विवर यह कहलाती है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना। आगे बात करें, ब्लैक होल जिसको कृष्ण छिद्र कहते हैं, सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था, वही वैज्ञानिक है ये जिसके नाम पर चंद्रशेखर सीमा ये पड़ी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बात करें, देखिए सीधे सीधे प्रश्नों को भी उठाया गया है कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बने हैं।
तो आपको यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपकी तैयारी तो कंप्लीट होगी ही होगी। आपको प्रकृति जो नेचर है प्रश्न पूछने की, कि किस तरीके के प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है हाल ही के एग्जामों में, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखिए कथन और कारण से भी इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे कथन दिया था, क्या दिया था कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण भी दिया था इसका कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? इसका बहुत उच्च घनत्व जो है इसका कारण है। देखिए जो कृष्ण छिद्र होता है, जो ब्लैक होल होता है, वो क्या करता है, उसमें जो पड़ने वाला कोई भी रेडिएशन है उसको बाहर नहीं आने देता। तो ये जो गुण है इसका कारण क्या है? तो बहुत बहुत उच्च घनत्व होता है इसका, यही इसका कारण है। आगे बात करें, सुपरनोवा क्या है? देखिए छोटा सा प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। सुपरनोवा क्या है? तो आप कहेंगे एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, क्या है सुपरनोवा? एक मृत प्राय तारा है, याद रखेंगे। आगे बात करें, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 88 है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। बात करें आगे, पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर एवं भंगुर तारा आदि हैं, ये खगोलीय वस्तुएं हैं। ठीक है, खगोलीय वस्तुएं हैं। आगे बात करें, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में बना है और यहाँ पे अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है, तो यह है बीटलयुस। बीटल बीटलयुस। ठीक है, बीटलयुस इसका नाम है, याद रखेंगे। आगे बात करें, सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का। किसका है? पृथ्वी का है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में जो सर्वाधिक माध्य घनत्व है वो पृथ्वी का है, अपनी अर्थ का है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है। ये दो चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं और ये दोनों प्रश्न एग्जामिनर घुमा फिरा के एग्जाम में पूछता है कि मतलब आपसे कहेगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच, मतलब अंतरिक्ष यान में जो व्यक्ति बैठा है उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा। आपको वहां पे ऑप्शन देगा सफेद, काला या ऐसे अलग अलग देगा, नीला। तो आप याद रखना, उसको जो है हमेशा आकाश जो है वो स्याह काला दिखाई देता है, बिल्कुल काला दिखाई देता है। और वहां पे जैसे हमें नीचे से तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पे अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को तारे जो है वो टिमटिमाते नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे दोनों चीजों को। चलिए अगला प्रश्न बहुत छोटा सा प्रश्न, और ये पता नहीं कितनी बार परीक्षा में बना है, हर दूसरी परीक्षा में देखने को ये प्रश्न मिल जाता है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, ये हर परीक्षा में देखने को प्रश्न मिल जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर में क्या कितना होता है? 9.461 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। ये भी आप याद रखेंगे, 9.461 गुणा इंटू 10 की पावर 15 मीटर ये होता है, याद रखेंगे। आगे बात करें, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। फिर से वही प्रश्न घूम फिरा कर आगे बात करें, यदि एक प्रक्षेपक तारों की क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है, किस पर? विषुवत रेखा पर दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हम जो यहाँ पे चीजें चल रही हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ सामान्य अवधारणा, ब्रह्मांड से जो संबंधित सामान्य अवधारणा है,
से जो प्रश्न बने हैं उनको कर रहे हैं। उसके बाद हम अगला टॉपिक सौरमंडल पर बढ़ेंगे और इसी तरीके से सूर्य, बुध सभी टॉपिकों को आज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बस वीडियो में बने रहे दोस्तों, अच्छे से मन लगाकर बिल्कुल बैठ जाएं, पानी वगैरह पी के बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं, खाना वगैरह खा के। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे आपके लिए तैयार की है, ताकि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे, क्योंकि इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश है जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी आपके 2022, 23, 24, 25 में जो प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि कहते हैं। आगे बात करें इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द आते हैं ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बौद्ध के संदर्भ में। ठीक है, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बौद्ध के संदर्भ में ये शब्द आते हैं, याद रखेंगे। चलिए श्याम विवर क्या है? ठीक है, श्याम विवर क्या है? ये सिमट या गया तारा है। श्याम विवर किसे बोलते हैं? छोटा सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। श्याम विवर क्या है? सिमट गया तारा। ठीक है, आगे बात करें महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था ए वैगनर द्वारा। किसके द्वारा? ए वैगनर द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक, सौरमंडल से जो प्रश्न बने हैं इसको देख लेते हैं, और इसी तरीके से दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें उन सभी बच्चों तक, उन अपने सभी भाई बहनों तक जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन तक जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। चलिए सौरमंडल से पहला प्रश्न कि सौरमंडल का भाग नहीं है, ये प्रश्न पूछा था। कौन सा नहीं है सौरमंडल का भाग? तो निहारिका जो होती हैं वो सौरमंडल का भाग नहीं कहलाती है, याद रखेंगे। निहारिकाओं को सौरमंडल का भाग नहीं कहते हैं। आगे बात करें, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो ये बात सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो याद रखेंगे कॉपरनिकस ने। ठीक है, किसने? कॉपरनिकस ने ये कहा था कि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ये बात सबसे पहले प्रतिपादित की थी कॉपरनिकस ने। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? तो ये माना जाता है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये माना जाता है। चलिए आगे बात करें, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये सही कथन है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल सा साधारण सा प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाए तो 8 है। कितनी है? 8 है। और अगस्त 2006 में ये पूर्व ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। किस ग्रह को दोस्तों, प्लूटो जो ग्रह था उसको ग्रह अब नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, यदि कोई बच्चा जानता है, कोई स्टूडेंट जानता है। ठीक है, तो अगस्त 2006 से पहले 9 थी ग्रहों की संख्या, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, क्यों हटा दिया गया ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब याद रखेंगे कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से 8 ग्रह हैं एक बार इसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करें, सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो है बृहस्पति और शनि है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें, ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सही व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो इस तरीके के देखिए क्रमवार जो प्रश्न बनते हैं, क्रम से संबंधित ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, और ये किस तरीके से बनते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए जैसे कि पहला प्रश्न पूछ लिया था कि सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है, तो बृहस्पति और शनि है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा बना है कि ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम को सही व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पे तो सबसे पहले सूर्य के पास कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है तीसरे नंबर पर, चौथे पर जो है आपका मंगल है, फिर आपका पांचवें पर बृहस्पति, फिर शनि, और फिर यूरेनस है, अरुण जिसको बोलते हैं, नेपच्यून जिसको वरुण कहते हैं हिंदी में,
तो ये इस तरीके से क्रम है और 8 ग्रह ये ही है, आप याद रखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका क्रम दोस्तों आपको याद रखना है, इस क्रम को अच्छे से याद रखें क्योंकि यहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर क्रम की बात की थी कि सूर्य के बाद सबसे बाद में क्या है, बुध है सबसे पहले, सॉरी, और उसके बाद क्या है, बुध के बाद क्या है, तो शुक्र है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, चलिए अब यहाँ पे आगे बात करें कि ग्रहों के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये यहाँ पे सत्य कथन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो ये इस तरीके से भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं। क्या है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, बुध के बाद शुक्र, दूसरा स्थान शुक्र का है। तो सबसे छोटा ग्रह यदि आपसे पूछ ले सौरमंडल का तो बुध हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहे तो बृहस्पति, और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र है। तो इस क्रम को आप याद कर लें क्योंकि आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आपसे तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी पूछ ले तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। चलिए आगे बात करें, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पहले नंबर पर आता है बुध, तो यही हो जाएगा। आगे बात करें सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका वरुण है। कैसे है वरुण, तो ये सबसे बाद में जाके सूर्य से सबसे दूर है, तो इसलिए मंदतम गति वाला क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। तो यदि आप क्रम को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से कंसेप्ट से आप उत्तर सही दे पाओगे। चलिए आगे बात करें, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा पृथ्वी में आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में ग्रहों की स्थिति बताइए। तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, उसके बाद उससे छोटा शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, घटता हुआ क्रम है ये। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, चलिए, और सबसे छोटा बुध। आगे बात करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति में, शनि में तथा वरुण में और अरुण ग्रह पर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस जो हैं ये आपकी बृहस्पति पर, शनि, वरुण और अरुण ग्रह पर ये पाई जाती हैं। आगे बात करें, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है, क्या संदर्भ है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, आवासीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। बात करें सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, ये प्रश्न बना है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड तो आपका सूर्य ही होगा ना। ठीक है, प्रधान आकाशीय पिंड तो याद रखेंगे। चलिए अब इसी सूर्य के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, इससे संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में बने हैं हाल ही की परीक्षाओं में, इनको देखते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं कौन कौन से, गैस और प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं वो गैस और प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, गैस और प्लाज्मा के रूप में। आगे बात करें, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। ठीक है, पेपर में जो आते हैं विकल्प में एक होता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, तो याद रखना सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ना कि नाभ के विखंडन द्वारा। ठीक है, आगे बात करें, हीरक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। ठीक है, परिधीय क्षेत्रों पर। आगे बात करें, सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा मतलब न्यू मून डे को, कब होता है, प्रतिपदा को, न्यू मून डे को याद रखेंगे। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, याद रखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं ये अक्सर। तो सूर्य ग्रहण होता है न्यू मून डे को और प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है मतलब केवल अमावस्या के दिन। आगे बात करें, सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, कब होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब जो है आपका चंद्रमा जो है आपका वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है,
आगे बात करें, खग्रास पूर्ण सूर्यमंडल केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आराम से दोस्तों यहाँ पे कवर हो जाएंगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो के बाद आपको दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने की कहीं भी किसी अलग वीडियो से या बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। चलिए, चाहे आप फिर यूपीएसआई की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, या यूपी पुलिस की। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, मुख्यतः पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की ये दूरी है। ठीक है, ये पूछी गई है एग्जाम में कई बार, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के से निकटतम दूरी पर होती है 4 जनवरी को। ठीक है, जिसको उपसौर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो घटना है ना, ये नाम पूछा जाता है। ठीक है, जब निकटतम दूरी पर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये पूछते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, और जब अधिकतम दूरी पर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, और ये उपसौर वाली स्थिति होती है 4 जनवरी को। ठीक है, या उसके निकटतम तिथि को। बात करें, सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा होता है लगभग 109.2 गुना। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से कितना बड़ा है? लगभग 109.2 गुना बड़ा है। ठीक है, व्यास के संदर्भ में बात हो रही है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप, अब जब आप पृथ्वी पे हैं तो आपको सूर्य बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन ध्यान रखना ये सूर्य हमारी पृथ्वी से 109.2 गुना लगभग बड़ा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध के बारे में। ठीक है, चलिए सभी ग्रहों को देख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी और बहुत महत्वपूर्ण चीजों के साथ। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, क्यों लगाता है सबसे कम समय में? क्योंकि सबसे नजदीक है सूर्य के, तो लगभग 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है, वो बुध है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे है, सत्य कथन है कौन कौन से कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष ब्राइटनेस, जिसको बोलते हैं, निर्धारित करता है। ठीक है, ब्राइटनेस मतलब किसी पिंड का जो एल्बिडो होता है वो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी ब्राइटनेस को निर्धारित करता है। अब बात करेंगे यहाँ पे शुक्र से जो प्रश्न बने हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र कहलाता है। ठीक है, इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा किसे नाम से जाना जाता है? शुक्र को। तो पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। इवनिंग स्टार इसको बोला जाता है, भोर का तारा इसको बोला जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं, याद रखना, वो एक ही तारा है, शुक्र। आगे बात करें, कथन 1, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो ये कथन दोनों सही हैं और RA की व्याख्या सही करता है। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहिन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? मैंने अभी बताया था आपको, शुक्र है। मंगलयान अंतरिक्ष पर भेजा गया था शुक्र के लिए। ठीक है, मैगलन अंतरिक्षयान जो था, मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था, शुक्र के लिए भेजा गया था। ये नाम है अंतरिक्षयान का, मैगलन। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रश्न पृथ्वी से बात करेंगे हम। पृथ्वी गोलाकार है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये अरस्तु ने कहा था। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ये सर्वप्रथम कहा था अरस्तु ने। ठीक है, याद रखेंगे। ये दर्शन शास्त्री हैं अरस्तु, प्राचीन दर्शन शास्त्री। आगे बात करें, एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, कथन यहाँ पे देखते हैं। कथन ए है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो यहाँ पे जो है ए गलत है, परंतु आर सही है। कथन जो है आपका गलत है, लेकिन आर जो है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर
आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है ठोस, याद रखेंगे। पृथ्वी के भूपर्पटी के संगठन में मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन है भूपर्पटी के संगठन में मुख्य तत्व। आगे बात करें, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? तो ये प्रश्न बनता है कई बार परीक्षाओं में, तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का ये समय लेता है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा अल्फा सेंचुरी सूर्य एवं लुब्धक में वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अब यहां पे हम इसको देखते हैं कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो बात करें शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। ठीक है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सब पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है 27.8 किलोमीटर, याद रखेंगे। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अक्षांश पर, शायद 23.5 डिग्री पर। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे सत्य कथन आपको बताने हैं। कौन कौन से सत्य कथन हैं? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट से गुजरती है। आगे बात करें, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। आगे बात करें, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिभ्रमण। दिन रात जिसके कारण होते हैं वो पृथ्वी की भू परिभ्रमण गति है। आगे बात करें, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कहां पे पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण क्या है? मौसम बदलने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना मौसम बदलने का कारण है, दिन रात होने का कारण है। ठीक है, आगे बात करें, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण दिल्ली शहर, दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे, वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों के सामान्यतः अधिक होता है क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की जो किरणें होती हैं सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार रहें, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बिल्कुल तैयार रहें ऐसे प्रश्नों के लिए। आगे बात करें, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? चलिए एक बार यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की 1/4 दूरी कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। आगे बात करें, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। आगे बात करें, कथन ए है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। गलत है ऑप्शन, कथन ए गलत है परंतु आर सही है। पृथ्वी की जो गति है पश्चिम से पूर्व की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद जो है वो पृथ्वी के प्रत्येक उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी से संबंधित कितने प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और अभी तो यहाँ पे हम अगली वीडियो में भी बात करेंगे, पृथ्वी को पूरा डिटेल से समझेंगे जितने प्रश्न बने हैं। अभी बस हमने यहाँ पे ग्रह के तौर पर प्रश्नों को लिया है। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार जिसको मेंटल बोलते हैं कि नीचे क्रोड बना होता है लोहे और निकल का। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कमेंट करना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। आगे बात करें, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे
के निर्माण में प्रचुरता है निकेल और फेरम, जिसको लोहा बोलते हैं, तत्वों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। और अगला प्रश्न होने वाले हैं मंगल से। मंगल से जो प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, क्या है पहला प्रश्न कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। सही है। किसके बारे में? मंगल ग्रह के विषय में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है कथन फर्स्ट के पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो ये गलत है। कारण क्या है? मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो ये बात सही है, इसलिए जो है आपका ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे जो बना है, क्या बना है कि मंगल पर जीवन की उपस्थितियों के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, क्या है? बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। ठीक है, जो जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर जो है दर्शाई गई है, तो वो क्या है? सबसे ज़्यादा बर्फ छत्र और हिमशीतित जल की उपस्थिति जो वहाँ पे पाई गई है, उससे वहाँ पे पर जीवन की उपस्थिति की संभावना बनती है। आगे बात करें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा, बृहस्पति का उपग्रह जिसको बोलते हैं, एवं मंगल। कौन कौन से हैं? एक तो बृहस्पति का उपग्रह है जिसको यूरोपा नाम दिया गया है, और एक मंगल है। ठीक है, आगे बात करें फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। तो ये 25 मई 2008 को उतरा था। फिनिक्स मार्स लैंडर जो है मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। ठीक है, यहाँ से हमने मंगल से संबंधित जितने प्रश्न थे वो कवर कर लिए। अब चलते हैं बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति से जो प्रश्न बने हैं एग्जाम में उनको देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। ठीक है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटू का बना हुआ। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए बृहस्पति की बात हुई, अब यहाँ पे शनि से संबंधित जो प्रश्न बने हैं इनको देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.4 वर्ष। ठीक है, कितना समय लेता है? देखिए 29.4 वर्ष एक चक्कर लगाने में। आगे बात करें शनि बुध मंगल एवं पृथ्वी में से वह ग्रह जिसके चारों वलय हैं, तो वो शनि है। प्रश्न एग्जाम में बनता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं, तो वो शनि है, याद रखेंगे। आगे बात करें अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था वह है शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है यूरेनस और नेपच्यून। आगे बात करें टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है किसका? शनि का। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनता है जो आपका कि टाइटन जो है वो किसका चंद्रमा है या उपग्रह है, तो आप कहेंगे शनि का है, और ये सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, शनि का। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है, 146 उपग्रह हैं इसके, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे अरुण वरुण एवं प्लूटो से जो प्रश्न बने हैं एग्जाम में, उनको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सौरमंडल से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। फोबोस एवं डोमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये बिल्कुल ठीक है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह है? ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो मंगल के उपग्रह हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें यूरेनस सूर्य के चारों एक परिक्रमा में लेता है लगभग 84 वर्ष। कितने? 84 वर्ष लेता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिस ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं उसको क्या नाम दिया गया? प्लूटो। जिस ग्रह या बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो, जिसको अब ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। देखिए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है कौन? प्लूटो। ठीक है, पहले 9 थे, अब 8 रह गए, प्लूटो को हटा दिया गया था 2006 में। आगे बात करें सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। ठीक है, सौरमंडल जगत का सबसे दूर का ग्रह है वरुण, और निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। ठीक है, निक्स एवं हाइड्रा। अब बात करेंगे चंद्रमा से संबंधित जो प्रश्न बने हैं पूर्व परीक्षा में, इनको यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। इनको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, ताकि एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर तो करना बिल्कुल ही मत भूलना। चलिए
थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखें, बहुत जल्द ये वीडियो समाप्त होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु एवं उल्का के बारे में बात करेंगे और उसी तरीके से वीडियो समाप्त हो जाएगी। चलिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये प्रश्न बनता है तो वर्ष 1969 में रखा था। याद रखेंगे, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम वर्ष 1969 में रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर, स्थित है चंद्रमा पर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ है? चंद्रमा पर। अगला देखेंगे कि कथन ए है कि चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो ए सही है, आर गलत है, आपका कारण जो है ये गलत है। दूसरा प्रश्न बना था क्या कि कथन दिया था ए कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण था, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों घूमने के काल के बराबर होता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्या कारण है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। याद रखेंगे, वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है उसको पूर्ण चंद्र या फुल मून कहते हैं। आगे बात करें, 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्यता से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था चंद्रमा का पृथ्वी के सबसे निकटतम दूरी पर रहने का। ठीक है, कारण अर्थात पूर्ण उपभू, फुल प्रेजी पर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अर्धचंद्र होता है, ठीक है, ध्यान देंगे, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। आगे बात करें, सौरमंडल में चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का जो कि है चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह की यदि हम बात करें तो कृत्रिम तो बहुत है। ब्लू मून परिघटना होती है एक ही माह में दो पूर्णिमा, जब एक सौर में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। ब्लू मून की परिघटना कब होती है? जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो या जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह उसका भार घट जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, एक आपने फिल्म देखी होगी जॉन कार्टर, तो उसमें यही दिखाया गया है कि जब पृथ्वी से वो चंद्रमा पर जाता है तो वो बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता है, तो उसको वहाँ पर जो है भार घट जाता है। ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका भार घट जाता है। तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब चर्चित हुई थी इसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही सुमेलित कीजिए। तो इसको देख लेते हैं। ग्रह आपका यूरेनस, उपग्रह आपका चंद्रमा है पृथ्वी का, पुच्छल तारा हेली है, कृत्रिम उपग्रहयान मैरिनर है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाना है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, ये भी पूछा गया है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे क्षुद्र ग्रह से, जो प्रश्न बने हैं क्षुद्र ग्रह से। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न बना है एग्जाम में कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। यही प्रश्न घूम फिर के पूछा जाता है इसके बारे में, क्षुद्र ग्रहों से संबंधित। देखिए फिर से वही प्रश्न, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच निम्न में से क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं, प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशिखीय गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करेंगे अंतिम टॉपिक इस वीडियो का, धूमकेतु एवं उल्का से जो प्रश्न एग्जाम में बने हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं और उसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगी आपकी। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण जो है धूमकेतु पर behज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल-बॉप नाम है पुच्छल तारा है धूमकेतु का, ठीक है, हेल-बॉप। आगे बात करें शूमेकर लेविन 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था तो वह था बृहस्पति। आगे बात करें उल्का मेटेरोर है, क्या है ये, इनको देखते हैं। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेषित हुए द्रव का अंश है उल्का। तो ये थे दोस्तों आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज हमने ब्रह्मांड के सामान्य परिचय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझा, साथ ही उन प्रश्नों पर भी चर्चा की, मतलब जितना भी जो हाल ही में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं प्रश्न पूछे गए हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पृथ्वी और देशांतर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कर्क और मकर रेखाएं, पृथ्वी पर दिन की उत्पत्ति, दिन रात कैसे होते हैं, ये सब यहाँ पे अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और तैयारी को आप ऐसे ही निरंतर बनाए रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।